Hi guys, I welcome you all to Inside SSP YouTube channel. I'm Vishali and today we are here with a serious strategy. As you know, exam बहुत ज़्यादा पास है and you all have been requesting कि मैम कौन से important topics है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. सो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे दैट आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर हम सेक्शुअल कट ऑफ की बात करते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, उसकी 20% है. एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसमें बच्चों के 20% मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं, दैट इज जीएस. अच्छा, आप सब लोग जानते तो ये होंगे कि सब लोग बोलते हैं 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, जो भी यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, वेदर इट इज़ सिविल सर्विसेज या फिर आपका नॉर्मल सीरियस एग्जाम है, एनडीए, सब यही बोलते हैं 10th तक की एनसीईआरटी आती है एग्जाम में. अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर 10th तक की एनसीईआरटी आती है तो 20% मार्क्स भी लाने क्यों डिफिकल्ट हो रहे हैं. स्कूल के टाइम पे आप एक इंटेलिजेंट बच्चे थे, एक एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, बट आई एम प्रीटी श्योर फेलियर तो नहीं थे, और अगर फेलियर भी थे तो 20% मार्क्स लाना तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी. सो व्हाई दिस प्रॉब्लम कमिंग अप. वही लोग सेम एनसीईआरटी पढ़ के, सेम स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़ के, दे आर एबल टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, वही टॉपर्स बन रहे हैं. एट द सेम पॉइंट इन टाइम वाई आर यू नॉट एबल टू अचीव गुड मार्क्स. आपसे एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, 20% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं. उसके पीछे एक रीज़न है और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. अब मुझे एक और बात पता है, आप लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात आपको ये समझ नहीं आता कि अच्छा बुक तो समझ आ गई कौन सी पढ़नी है, लेकिन इसमें से पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. सेकंड चीज़ ये है कि टाइम टेबल कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ओके, हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ कि मैम आई एम नॉट एबल टू रिटेन एनीथिंग, रिटेंशन की बहुत कमी है, कुछ याद नहीं रहता एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी पढ़ा था सब भूल जाता हूँ. सो दिस इज वेरी कॉमन, बी इट अ टॉपर और बी इट अ पर्सन हु हैज जस्ट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके, थ्रू दिस वीडियो वी विल एम टू गेट 40+ मार्क्स, ठीक है. और उसके पीछे बस दो चीज़ें हैं, द फर्स्ट वन बीइंग स्मार्ट वर्क एंड द सेकंड वन बीइंग कॉस्ट बेनिफिट रेशो. इन दोनों को हम समझेंगे, साथ में अप्लाई करेंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे. ओके, और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल यू नीड इज अ गाइडेंस, जैसे कि आपको बड़े बहन भाई से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, जिन फ्रेंड्स ने क्लियर किया है उनसे मिलती है. सेम एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और एक साथ की ज़रूरत है. एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज हमारे पास मिस्टेक्स करने का टाइम नहीं है. विद ईच मिस्टेक आप एक अटेम्प्ट लूज करते हो और हर अटेम्प्ट के साथ आप एक पासिंग आउट परेड मिस कर रहे हो. रिमेंबर दिस थिंग. जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, आपका वाला जो बैच है, आपसे पहले एक पासिंग आउट परेड होगी. एंड उस परेड में अगर आपको स्टार्स लगने थे, उस जगह किसी और को लग रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मिस्टेक्स. तो हम ध्यान रखेंगे कि इस बार हम वो मिस्टेक्स नहीं करें. एंड लेट अस जंप राइट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी लाइक. ओके, सो गाइज वी आर लेफ्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 2 months, है ना. और एग्जाम जैसे आप जानते हैं सितंबर में है, सो 2 months अप्रॉक्स लेके चलता है बिकॉज वी नीड टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो. तो क्या ये पॉसिबल है कि इन 2 months वी प्रिपेयर एंड वी आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन? येस, दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिसने 2 महीने पहले ही प्रेपरेशन स्टार्ट की थी. सीरियस 2 2021 बैच का ये मेरा स्टूडेंट था. एंड टॉकिंग अबाउट माई बैचेस दैट आर फॉर क्रैश कोर्स, 1 महीने में बच्चों ने प्रिपेयर किया है. बट ऑफ कोर्स स्मार्ट स्टडी थी, सिर्फ वो चीज़ें थी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो पढ़ाया गया था, तभी पॉसिबल था. इस वीडियो के अंदर आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट प्लान आई फॉलोड विद माई स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली पीछे मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है ताकि बच्चे कम से कम टाइम में कम से कम पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाए. आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग in this particular video. The only thing that you have to do is stay consistent. इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है. जहाँ लोग एक एक टॉपिक पे 2 से 3 घंटे लगाते हैं सिर्फ पढ़ने या पढ़ाने में, है ना, उस चीज़ को कम से कम टाइम में कैसे किया जा सकता है. ऑल्सो आई हैड बीन ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीडीएस टू 2018, हैव बीन रेकमेंडेड 5 times, मतलब 5 बार मैंने SSB क्वालिफाई किया है थ्रू CDS एंट्री एंड FCAT एंट्री. ओके, एंड टॉक अबाउट माई सेल्फ, इस जगह पर पहुंचने के लिए आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द प्लस साइन, दिस इज रिकमेंडेशन साइन. यहाँ पर पहुंचना तो एक बहुत लंबा एक रास्ता है, लेकिन इस जगह पे पहुंचने के लिए जो आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है दैट इज सीडीएस का रिटर्न क्वालिफाई करना, और फिर फाइनली आप स्क्रीनिंग प्रोसेस क्लियर करके इस प्रोसेस में एंटर करेंगे जो एक्चुअली एक ऑफिसर सिलेक्शन आपका प्रोसेस है.
ओके। सो आई हैव गिवन रिजल्ट इन प्रीवियस 2 years, मेरे 2000 से ज़्यादा बच्चे कैट क्वालिफाई कर चुके हैं, सीडीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, एंड 90+ स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव बीन रिकमेंडेड, मतलब आज की डेट में अकेडमी में हैं, एंड कुछ लोग पास आउट भी हो चुके हैं। सो लेट्स बिगिन कि एग्जैक्टली स्मार्ट स्टडी क्या है, इस पूरी स्ट्रैटेजी के मेरी खुद की सक्सेस के पीछे और बच्चों की सक्सेस के पीछे एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। तो चलो लेट्स बिगिन नाउ। स्मार्ट स्टडी क्या है? या तो 2 दिन लगा के पूरा प्लान कर लो कि पढ़ाई कैसे करनी है, बिकॉज प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत होंगे जो रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते थे, लेकिन स्टिल दे केम आउट विद अ फेलियर, राइट? बिकॉज उन्हें ये नहीं पता था कि पढ़ाई को करना कैसे। आप एक अनप्लान तरीके से अपने रास्ते पे चल रहे थे, एग्जैक्टली जैसे कि ये लोग चल रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग में 2 दिन लगा के इस पर्टिकुलर सिलेबस को कन्फाइन करके और आगे बढ़ेंगे तो आराम से अपना जो सक्सेस पॉइंट है, जो भी आपका फाइनल पॉइंट है, दैट इज सीडीएस की जो आपकी लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम, वो आराम से आप अचीव कर लेते। लेकिन यहाँ क्या गलती की है कि उसी बॉक्स को आप आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लोग बाग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि हर कोई एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है, चाहे आज की डेट में कोई सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, एनडीए की कर रहा है, सिविल सर्विसेज की कर रहा है, या कोई भी यूपीएससी एग्जाम है, सीएपीएफ एग्जाम है, सबके लिए सेम ही तो बुक्स है। इन एग्जाम में डिफरेंस क्या है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता है, और इसके थ्रू ही हम प्लान करते हैं कि क्या हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे लिए छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सके। सो लेट अस डिस्कस द स्टेप्स दैट लेड टू माय सक्सेस, नॉट ओनली माय सक्सेस बट मोर देन 2000 पीपल हु हैव क्वालिफाइड एग्जामिनेशन अंडर माय गाइडेंस, ओके। और मैं एक और चीज़ जानती हूँ दैट यू गाइज गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड। इंस्टाग्राम देखने का मन करता है, नेटफ्लिक्स देखने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है, यूट्यूब भी खोल लेते हो। बट आई विल टेल यू सच फंडामेंटल्स जिसके थ्रू आप लिमिटेड पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे एंड कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, ठीक है। देर आर वेज एंड मीन्स टू ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली। और सबसे पहली गलती जो आप करते हो ना एग्जाम के लिए, वो होता है कि फ्रेंड से पूछा कि अच्छा बुक्स बता दे कौन सी पढ़ी थी तूने एग्जाम के लिए, ये नहीं पूछा कि भाई तूने कैसे पढ़ी थी। या फिर आप नोट्स मांगने लगते हो कि यार नोट्स किसी के टॉपर के नोट्स के थ्रू पढ़ लेते, उससे कोई फायदा नहीं होता। नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाया है। आज की डेट में आपके खुद के नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। और नोट्स किस लिए होते हैं? ताकि लास्ट डे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसे रिवाइज कर पाओ। तो नोट्स का क्या है? रिविजन स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मुश्किल से 5 से 6 पेज होने चाहिए एक सब्जेक्ट के, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज वो नोट्स आपके लिए यूजलेस हैं, क्योंकि आप आखिरी डेट में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ओके। सो पहली गलती क्या है? सीधा बुक्स उठाते हो, कवर टू कवर पढ़ते हो। किसी भी बुक को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। वो आपकी स्कूल की किताबें नहीं है, वो 9th क्लास की आपकी बुक्स नहीं है कि यहीं से सारा आएगा। नो, वो आपकी सपोर्टिंग बुक्स हैं, ठीक है। कवर से कवर नहीं पढ़ना है हमको, आखिरी फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक नहीं पढ़ना है। आप लोग रिविजन नहीं करते हो, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। एग्जाम में जैसे ही बैठते हो आप सब कुछ भूल जाते हो। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हो और रिवाइज कम करते हो। सो हमें क्या करना है? हमें फॉलो करना है लिमिटेड सोर्सेस एंड मल्टीपल रिविजन, ठीक है। तो अब हम ये फाइनलाइज करते हैं कि इसके थ्रू हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। देखो, अब हम लोग एक एक स्टेप उठाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ है कि हम समझें कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न क्या है, बिकॉज हर एग्जाम अलग बना है और हर एग्जाम के सिलेबस का 20% जो सिलेबस होता है वो एटलीस्ट आपको फेच करके देता है 60% मार्क्स। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, हर एग्जाम में यही सेम चीज़ होती है। आपने देखा होगा हमारे टीचर्स क्या कहते थे, दैट students please read this particular topic, it's very very important, will surely come in the examination. You remember those revision notes जो आखिरी में मैम बनाते थे, या फिर आपको मतलब मैम प्रोवाइड करते थे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो वो क्या होता है? that is basically make you understand this is the important part in the syllabus, okay. so previous year questions किस लिए यूज होता है? पहली बात, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस क्या होती है। टॉपिक की अगर हम बात करें तो हर एग्जाम जो होता है उसमें कोई सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो हर बार आते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हर बार रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हार्ट से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप फोकस करते हैं, आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ लोगे, ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ लोगे, पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ लोगे, लेकिन यू विल नॉट फोकस ऑन दिस। जबकि हमें पता है यहाँ से हमें मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप टॉपिक्स पे क्यों नहीं फोकस करते हो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है,
ओके सो हमारा जो ओरिएंटेशन रहना चाहिए कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर उठाएंगे, 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर उठा के, और इसके लिए कोई आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की जो साइट है उस पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, upsc.gov.in पे, वहां पे जाना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, जो मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर उठाए, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स चेक करे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मेरे खुद के सब्जेक्ट्स में से कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स ऐसे थे, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आता था, ओके। आर्ट्स तो ऑफकोर्स पहले ही पढ़ा हुआ था, टिल 10th तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन उससे ऊपर 11th 12th वाले मुझे नहीं आते थे, लेकिन वो सब्जेक्ट्स ईजी है, मैं कवर कर सकती थी। कौन से सेक्शन कर सकती थी वो मुझे पता चला अकॉर्डिंग टू द पेपर, ओके। नाउ देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आल्सो, जैसे कि आप देखोगे कि सीडीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, कि फर्स्ट स्टेटमेंट डाल दी, सेकंड स्टेटमेंट डाल दी, थर्ड डाल दी, और उसके बाद आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड सही है, फिर बोलेंगे सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो इसके लिए आपको फुल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर एट द सेम पॉइंट मैं FCAT की बात करूं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। वो चाहते हैं कि आप चीज़ें रटो, सीडीएस वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चीज़ें समझो, ओके। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जाम इज डिफरेंट। जबकि बुक्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए तो वही बुक है ना, वहीं से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग थोड़ी आ रहे हैं। लेकिन हमें अपना जो स्टडी का तरीका है वो अलग करना है। जैसे कि क्या यहाँ डेट्स याद रखनी जरूरी है कि 1927 में क्या हुआ था या फिर 1947 में क्या हुआ था, क्या ये याद रखना जरूरी है? नहीं। यहाँ पे क्रोनोलॉजी याद रखनी जरूरी, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, बाद में कौन सा इवेंट हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके FCAT एग्जाम की, यस आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दे कैन आस्क यू कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो था वो कब हुआ था, पर्टिकुलर ईयर में कब स्टेट फॉर्म हुआ था। सो दे विल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हमें इसके थ्रू पहली बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं, और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता चलता है, जिसके थ्रू हम एग्जाम की प्रिपरेशन उसके हिसाब से ही करते हैं। हमें जो चीजें याद करनी है, आपकी क्या मिस्टेक होती है, आप सब कुछ याद करने बैठ जाते हो कि मैं आज डेट भी याद कर लूंगा, बट वो क्या दिमाग में रह सकती है? नहीं रह सकती है ना। तो हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है और सिर्फ वही चीजें याद करनी है उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी के पेज से जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, ओके। अब देखो, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में पिछली बार आए हैं, ये आपको 100% हेल्प करेंगे ही करेंगे। इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे कि सॉइल है, कॉपन क्लाइमेट है, सोलिस्टिस है, इसमें पिछले 2 से 3 साल में हर बार एक क्वेश्चन देखा गया है, ओके। हर बार ही करंट से क्वेश्चन आएगा, वार्म करंट है ना, कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है, दीज क्वेश्चंस विल कम फॉर यू गाइस। सो ये जो चीज़ एटलीस्ट इन्हें अच्छे से कर लो। क्लाइमेट से पक्का क्वेश्चन आता है, और कौन से सेक्शंस है वो भी बहुत स्पेसिफिक है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ फिजिक्स में, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, लेंस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूरी है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ओके। आप जो आर्ट्स वाले बच्चे हो या कॉमर्स वाले हो, डरने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th के मेजरली क्वेश्चन आते हैं साइंस में, ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप सबके लिए मैंने अलग से बनाया, जो आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, सबके लिए मैंने एक अलग से प्लान डेवलप किया है, तो आप उसे फॉलो करना, यू विल श्योरली सक्सीड, ओके। उसके बाद मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, सो मेटल, नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एंड आजकल जो क्वेश्चन है ना, दे डोंट आस्क यू डायरेक्टली, दे आस्क यू वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप एक बार पेपर देखोगे आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, ओके। टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी की बात करूँ, प्लांट रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं हर बार, सिस्टम से कोई ना कोई, चाहे रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, या हार्ट का आपका डायग्राम है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वायरस, बैक्टीरिया के डिफरेंसेस हर बार पूछते हैं आपसे एग्जाम में। सो अगर कोई भी बंदा ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने बस एक चीज करी है, दैट इज studying the exam before studying for the examination is very very important, okay। एक दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिससे आपको फायदा हो जाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट, डेफिसिट्स, 5-year प्लान, वी ऑलवेज सी क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दीज प्लेस। देन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हिस्ट्री में बहुत बार रिपीट होती हैं, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट टॉपिक स्पेसिफिक। और अगर आपको और टॉपिक्स देखने का मन है तो ये जो मेरा CDS का जो कोर्स है उसको जाके खोलना, उसमें आपको कुछ इस तरीके से टॉपिक्स नजर आ जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और सिर्फ वो करना। आप ध्यान देना, मैंने और मेरी टीम ने हर टॉपिक को मुश्किल से 11 मिनट, 23 मिनट, 22 मिनट में कवर कर दिया है। कैसे? मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया, जो इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही हम लोगों ने कवर किया है, और इसके थ्रू इट वाज इजी। देखो जैसे बायोलॉजी में 17 वीडियो हैं, फिजिक्स में आपकी 8 वीडियो, क्योंकि इतनी ही रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री में 8 वीडियोस हैं, पॉलिटी आपकी जो है वो सिर्फ 22 वीडियो में कवर्ड है। थिंक अबाउट इट, एंड टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मुश्किल से 20-25 मिनट की आपकी वीडियोस हैं,
ओके एक बार जाके देखना, यू विल गेट एन आइडिया। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखनी है कि इस टॉपिक को पढ़ने से क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे। मुझे पीएचडी नहीं करनी है इस सब्जेक्ट में, मुझे ये देखना है मुझे इस टॉपिक से अगर सीडीएस एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, मैं इस टॉपिक को तभी छूंगा या छूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट टच दिस टॉपिक। मेरे लिए यूजलेस है ये। ओके कोई भी बुक आपके लिए सीडीएस के लिए नहीं बनी है, जो भी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, वो किस लिए बनी है, वो आपकी नॉलेज के लिए बनी है। लेकिन हमें सीडीएस के हिसाब से अगर एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट्स एज इट इज एनसीईआरटी से ही उठाता है यूपीएससी। ओके सो हमें क्या करना है, ऑफकोर्स एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ना है। ओके और मैंने अगर इस कोर्स की बात करें तो हमने बिल्कुल एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चीजें कवर की हैं। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्मार्टली वर्कड ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैंने ये सेकेंड स्टेप था कि अब देखो मैं आपको समझाती हूँ एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका। ठीक है अब मैं थी साइंस बैकग्राउंड से और मेरे को ये पता था कि मेरी बायो, केमिस्ट्री और मेरी जो फिजिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये मैंने 12th तक पढ़े, इवन मैं ग्रेजुएशन में भी पढ़ रही थी। सो इट वॉज ईजी फॉर मी। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि आराम से 30 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, और इन 30 क्वेश्चन को अगर मैं उठाती थी तो मैं आराम से 25-26 बिना पढ़े कर पा रही थी, बिकॉज दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बस आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इतना देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ क्या करने की जरूरत है। और ऑफकोर्स मैं 25-26 अगर क्वेश्चन कर रही हूँ, उसमें से 2-3 ऐसे भी होते थे जिसमें मैं मिस्टेक कर देती थी, मैं गलत मार्क कर देती थी, तो उसके लिए मेरे लिए रिविजन जरूरी थी। तो मैंने क्या किया, क्या मैं 9th और 10th के एक बार थोड़े से अपने टॉपिक्स रिवाइज कर लिया, बिकॉज साइंस वहीं से आती है, ये मुझे पता चला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है सो साइंस वाले बच्चे क्या करेंगे कि अपने मेजर एरियाज पे ध्यान दो। अब देखो जैसे कॉमर्स वाला बच्चा है, उसके लिए क्या इकोनॉमिक्स, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहली बात पूछे नहीं जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हो। लेकिन आजकल जो इकोनॉमिक्स है दैट इज वेरी मच बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है तो अगर करंट अफेयर्स आते तभी है आपके लिए, तो कॉमर्स वालों को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा इस साइड भी डाइव इन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बात करती हूँ, भाई यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज आपको सबसे ज्यादा फायदा है इस एग्जाम में। पॉलिटी पूछी जा रही है, ज्योग्राफी पूछी जा रही है, ठीक है उसके बाद हिस्ट्री पूछी जा रही है। सो ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम योर ओन सब्जेक्ट्स, राइट। अब लेट्स प्लान कैसे करेंगे हम लोग। तो हमारे पास 2 महीने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो हम किस तरीके से प्लान करेंगे। देखो सबसे पहले हम टॉपिक्स हम डिसाइड कर चुके हैं हमें कौन कौन से करने हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने साइंस में देख लिया कि अच्छा टॉपिक्स हैं, तो मैं साइंस वाली हूँ, तो मैं ऑफकोर्स अपने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत फोकस करूंगी कि मेरे 30 के 30 क्वेश्चन पक्का से सॉल्व हों। ओके एट द सेम टाइम अगर मैं कॉमर्स साइड से, तो मैं इकोनॉमिक्स के जो 9 से 10 क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में, उस पर फोकस करूंगी कि माइक्रो और मैक्रो के जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं अच्छे से कर लूँ। जैसे मैंने ये आपको बताया, मार्केट से हर बार क्वेश्चन आता है, 5 ईयर प्लान से आते हैं, तो उनको अच्छे से मैं कवर कर लूंगी, और जो भी चीज़ करंट अफेयर्स में कवर होंगी उसको मैं अच्छे से कवर कर लूंगी। सो एटलीस्ट ये मार्क्स मेरे कहीं नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी जो है, इन वाले सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि मेरे कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनमें से आप उन्हें कवर करना शुरू करें। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, उनको डेट्स याद नहीं रहती, या फिर ज्योग्राफी में होता है किसी को चीज़ रटने में इशू होता है, अगर आप मैप्स के थ्रू करेंगे तो वो भी नहीं होगा। सो अगर ऐसे केसेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वी डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंगली। गॉट इट। सो फर्स्ट स्टेप विल बी कि मैं अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कर लूँ कि यहाँ पर तो मेरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जीएस में 40 मार्क्स की जरूरत है, बस उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। एंड मेरी ये गारंटी, अगर ये फॉलो कर लोगे, 40 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है और जो भी बोलता है 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स लाने हैं, गाइज बेसलेस, यूजलेस है। टॉपर्स के मार्क्स भी नहीं आते इतने। यूपीएससी का एग्जाम है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, 70 से ऊपर मार्क्स लेके आओ इंग्लिश में, क्योंकि 70 तो मिनिमम है जो ज़रूरत है, और 70 के साथ 40 जोड़ोगे आज की डेट में 102 103 तक आपकी कट ऑफ जाती है। 110 इज़ अ वेरी वेरी सेफ स्कोर फॉर यू गाइज। एंड अगर थोड़ा इंग्लिश में मेहनत करोगे तो 75-80 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और 40 मार्क्स के साथ आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है एग्जाम क्वालिफाई भी होगा कि नहीं। ओके तो स्मार्ट स्टडी के लिए हम पहली बात क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है उसके बाद में अगर आपसे बात करती हूँ कि साइंस वाला बच्चा फिर क्या करेगा, वंस द पर्सन इज डन विद कंप्लीटिंग हिज और हर ओन सब्जेक्ट्स, द सेकंड थिंग फ्रॉम वेयर यू गाइज विल गेन मार्क्स इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अपनी यूट्यूब सीरीज पे कवर करती हूँ, इसका बहुत अच्छा, हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं सीरीज में से। ठीक है प्लस मेरी कुछ मैगजीन है जो कि अवेलेबल है इनसाइड एसएसबी ऐप पे, अगर मन करे उसे कवर कर लेना। मुश्किल से 6-7 पेज होते हैं हर मंथ के, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर करंट अफेयर्स में 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन इस ही करंट अफेयर मैगजीन से आएंगे।
तो इस पे फोकस करो, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट है, मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। नाउ वंस डन विद ऑल ऑफ दिस, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके और आपने अपने मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किए हैं। अब हम अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे, जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है बहुत टाइम से, जैसे मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, अब उस पर वर्क करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स देखो, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे एग्जाम में, और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करके और उन्हीं टॉपिक्स को कवर करो। जैसे कि आप साइंस से और आपने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है, एंड ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे आज की डेट में बोलूँ कि यू स्टार्ट स्टडिंग इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो पढ़ लो, गाइज इट विल टेक सो मच टाइम कि आपको रेगुलरली 3 से 4 घंटे लगाओगे, जब जाके एक महीने में कुछ कवर होगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मार्केट वाला आपने टॉपिक पढ़ लिया, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है, उस टॉपिक को अच्छे से कर लो, देन 5 ईयर प्लान कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बजट कर सकते हो, ठीक है, बजट से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। सो इन टॉपिक्स को कवर कर लो कि भाई इफ अदर पीपल आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं नहीं छोड़ के आ रहा हूं उसको, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप पॉलिटी पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ टॉपिक्स पे ध्यान दो, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है कवर टू कवर, सिर्फ उतने टॉपिक्स करने हैं जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरी है और जो आपको 40 मार्क्स तक का जो एम है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। एट द सेम टाइम अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बात करूं, देखो 9th-10th में तो आपने भी पढ़ी थी एनसीईआरटी ना, साइंस वाली, तो आप इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन आप 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर करो, बिकॉज आपके 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही आते हैं साइंस के, ठीक है। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ इनसाइट एसएसबी, वहां पर ये चीज जो एज पर टू द रिक्वायरमेंट सिर्फ उतनी ही पढ़ाई गई है, ताकि आपको सिर्फ उतना करना पड़े जो एग्जाम के लिए जरूरी है। एनसीईआरटी में आपको स्किम थ्रू ना करना पड़े कि ये पढ़ूं या फिर मैं नहीं पढ़ूं। सो यू गाइस कैन डू दैट एज वेल। तो अगर इसके थ्रू आप देखने बैठोगे तो आपके 40 मार्क्स तो कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज आपने ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स के कर लिए, अपने खुद के सब्जेक्ट जैसे अगर साइंस से हो तो 30 क्वेश्चन वहां से कवर कर लिए, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपने अनदर 22 to 25 क्वेश्चन कर लिए। सो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एट द सेम टाइम अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, यू आर एबल टू स्कोर इट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क। आप तो अगर आज की डेट में आप बुक्स लेके बैठोगे और आपको कुछ भी नहीं आता और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपको 6 महीने मिनिमम चाहिए। इसी के लिए स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट कि आप रोज अगर 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो, फॉर 2 months यू कैन ईजिली स्कोर मार्क्स, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चूज द सोर्सेज वेरी वेरी वाइजली, मतलब लिमिटेड सोर्स एंड मल्टीपल रिविजन। बार बार सोर्स चेंज नहीं करने हैं, फर्स्ट डे डिसाइड कर लो कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है या एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसी को बार बार करो, उसकी मल्टीपल रिवीजन करो। और मल्टीपल रिवीजन जो है वो स्पेस्ड रिवीजन होनी चाहिए, मतलब जो आज पढ़ा उसको एक वीक बाद रिवाइज किया, उसको फिर एक महीने बाद रिवाइज किया। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आप में से बहुत लोग हैं जो फेस करते हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती, वो सिर्फ इस वजह से नहीं रहती, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स फर्स्ट डे नहीं बनाने होते हैं, उसको बहुत लेट बनाना होता है। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हेन, ओके। सो देखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ध्यान दो, मतलब मेरे को क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी नहीं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। रिटेंशन जब रहती है जब आपने चीज़ लिमिटेड पढ़ी। अगर आपने लिमिटेड कंटेंट पढ़ा, कम पढ़ा और उसको बार बार रिवाइज किया और उसकी बार बार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तभी आप चीज़ें याद रख पाते हो। और एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है, जिसमें आप एक या दो जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप ओमिट आउट कर पाते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो कब होता है? जब आपने कम पढ़ा हो और आपको पता हो कि अच्छा ये तो शॉर्ट नहीं हो सकता। दिमाग भी लगाना पड़ता है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपके साथ एक बार बुक लिस्ट डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, सिर्फ बुक्स इतनी करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसको भी कवर टू कवर नहीं करना है। प्लीज डोंट स्टार्ट कि आपने फर्स्ट पेज से स्टार्ट करके लास्ट पेज तक पढ़ लिया। नो, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। लक्ष्मीकांत है ये, आप ये पढ़ें। साइंस जो है आपकी 9th और 10th, आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है फॉर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या फिर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो। फोकस मेजरली ऑन दिस, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर मैक्रो और माइक्रो की बुक है, इसकी शक्ल देख लेना, इनको ऑर्डर कर देना, उनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ओरिएंट, ब्लैक स्वैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो एटलस के साथ ही पढ़ना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, और आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटीज है फॉर एंशिएंट मेडिवल वो कर सकते हो, ठीक है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आते हैं, तो प्लीज फोकस मेजरली मॉडर्न पे ही रखना। देन कमिंग टू आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ये 4 बुक्स हैं, ये आपकी 11th-12th की एनसीईआरटीज हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझसे पूछोगे इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स कौन, अगर मैं कुछ स्किप भी करना चाहूँ, सो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये 11th की
की 2 एनसीईआरटीज है, यहाँ से ही मेजरली क्वेश्चन डेवलप होते हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स जो और एटलस। अगर आप एटलस और करंट अफेयर्स के साथ इन 2 बुक्स को भी कवर कर लेते हो तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जो यूपीएससी का हिस्ट्री का एग्जाम है ना, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है। साइंस सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एरिया है। अगर आप सबसे ज़्यादा साइंस पे फोकस करोगे तो आपके मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे, क्योंकि साइंस और पॉलिटी और करंट अफेयर्स ये 3 ऐसे सेक्शन हैं, अगर आप सब कुछ छोड़ के भी अगर ये 3 सेक्शन भी अच्छे से कर लो तो 40 मार्क्स आपके बहुत आराम से बन सकते हैं। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल हैं। और ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है, बिकॉज बहुत करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं, चीज़ें याद नहीं रहती, मैप में इतनी चीज़ें हैं याद करने के लिए। सो अगर मैं कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो देखूं कि अच्छा मैं इसमें 2 घंटे लगाए मैंने मतलब साइंस पढ़ने में और मुझे उसके क्वेश्चन 100% मिलेगा, लेकिन अगर मैं ज्योग्राफी में वही टाइम लगा रही हूँ तो मुझे क्या क्वेश्चन मिलेगा? नहीं, इट्स नॉट वेरी वेरी श्योर कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेम इज द केस विद हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे पीएचडी भी कर रहे हो ना हिस्ट्री की, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते यूपीएससी वाले, दे आर वेरी वेरी टफ। ओके, सो ये वाले सेक्शन जो हैं थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। इस पे अगर आप ये अप्लाई करते हुए हो टॉपिक वाला जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है वो थोड़ा कम अप्लाई होता है स्पेसिफिकली हिस्ट्री पे। ठीक है, इस बार का हिस्ट्री का पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ कि हिस्ट्री फिर से ऐसे आने वाली है जिसके क्वेश्चन देख के आप बोलोगे अरे कहाँ से आए, ना एनसीईआरटी से आए ना स्पेक्ट्रम से आए, कहाँ से आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सो कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी देखो। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखो ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैप्स वाली बुक बहुत ज़रूरी है पढ़नी। क्यों ज़रूरी है? देखो, हमेशा जो एक पिक्चराइज्ड मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। देखो जैसे मेरे को ये पता है कि ये जो आइलैंड है ये किसका है, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड जो है लक्षद्वीप का कहाँ है, ये लार्जेस्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं। लार्जेस्ट लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, एशिया में कौन सी है, इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कौन सी है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपकी मैप वाली जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आप ये देखिए हिल्स जो है उनको बोलेंगे अच्छा नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, तो आपको पिक्चराइज रहेगा कि जावेदी हिल्स के बाद आपकी शिवरॉय हिल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें लार्जेस्ट पीक कौन सी है, कार्डमम हिल्स कहाँ है, नमलाई कहाँ है। सो ये कब याद रहेंगी आपको? जब आप उसको पिक्चराइज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसको मैप के थ्रू पढ़ो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे ये हमारा जो कोर्स है उसमें चीज़ अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक है जो पूछा जाता है एग्जाम में उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाने से क्या रहती है, वो चीज़ रिटेन रहती है दिमाग में। हम लोगों ने जो इवन अपना कवर कर रखा है वो मैप्स के थ्रू कवर कर रखा है। देखो नॉर्थ अमेरिका हमने उसमें मैप्स ऐड करें, उसके थ्रू ही आपको चीज़ें पढ़ाई हैं ताकि चीज़ें आपको रिटेन रहे। सेम कम्स विद द क्वेश्चंस एज वेल। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ कवर करते हैं, तो इसीलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो मेक श्योर कि आप उस टॉपिक के साथ साथ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व करोगे इट विल गेट वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो टॉपिक खत्म करने के साथ ही। ठीक है, तो जैसे मैंने आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक खत्म किया तो मैं पिछले 4 से 5 साल के अपने पेपर्स लेके बैठी हूँ, साथ के साथ मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि हाँ क्या मैं सही तरीके से पढ़ रही हूँ, क्या मैं वही पढ़ रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि नोट मेकिंग और रिविजन बहुत ज़रूरी है। सो नोट मेकिंग आपको किस तरीके से करनी है? पहली बात, नोट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से माइंड मैप्स बना के आप उस चीज़ को करें। ओके, अगर आप उसको रैंडमली लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े पैराज लिख रहे हैं, तो उसके लिए तो बुक्स ही हैं, व्हाट इज़ द यूटिलिटी। सो मेक श्योर, देखो जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मैंने कुछ इस तरीके से बनाए थे, एंड किसी और के नोट्स कभी हेल्प नहीं करते। अपने नोट्स खुद ही बनाना, अपने हाथ से बनाना, तभी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हमारा जो दिमाग है वो इक्विप्ड है कि हम चीज़ें जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उसको हम ऑटोमेटिकली भूलते चले जाते हैं। इवन आपने नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देखी होगी ना 2-3 साल पहले, आप उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भूल चुके होंगे, बस जाके देख लेना। सो व्हाट हैपेंस इज द थिंग्स दैट वी कीप रिवाइजिंग वी टेंड टू रिमेंबर इट। व्हाई डज अ टीचर रिमेंबर एवरीथिंग एट द सेम टाइम द पर्सन हु हैड बीन अ टॉपर डज नॉट? इवन दो टीचर जो था वो मुश्किल से स्कूल में 65% 70% लाता था,
फिर भी उसको चीज़ें कैसे याद है, बिकॉज वो बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, राइट। तो हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमने पहली बार लर्न किया तो दिमाग में वो चीज़ रही, लेकिन आफ्टर 3 days वी स्टार्ट फॉरगेटिंग, लेकिन मैंने बार बार उसको रिव्यू किया तो वो मेरी एक मेमोरी बनती चली जाती है। तो स्पेस रिविजन इसी तरीके से होती है, और जो हमारा टाइम टेबल है वो सेम वे में है। आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइम टेबल को इनसाइट SSB ऐप में फ्री कंटेंट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपना इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। और पढ़ाई किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले टारगेट सेट करेंगे हम लोग कि हमें इस पर्टिकुलर वीक में ये चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद हम उसकी स्पेस्ड रिविजन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देंगे, बिकॉज बच्चों की सबसे बड़ी इशू क्या है कि वो पढ़ते रहते हैं, MCQ सॉल्व नहीं करते, और MCQ सॉल्व नहीं करते इसी की वजह से वो एग्जाम में खड़े हो जाते हैं कि अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, या फिर उन्हें आदत ही नहीं होती है कि एग्जैक्टली किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है। ये सब कब आता है, जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो। और मेजर ध्यान क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वो भी लास्ट में जब आप चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मैंने एग्जैक्टली अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाया है, जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया है। जैसे कि अगर मैंने उन्हें बोला कि 24 को आपका टेस्ट होने वाला है, उसके बाद उसका डाउट सेशन भी रहता है ताकि बच्चे अपने डाउट सॉल्व कर सकें। तो 24 को जैसे मैंने उन्हें एंशंट के लिए बोला कि आपको एंशंट पढ़नी है, 28 को उनको मेडिवल खत्म करके उसकी टेस्ट देना है, और मॉडर्न सेकंड को खत्म करके उसका टेस्ट देना है, ठीक है। और इसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट है, इसी वजह से हम लोगों ने अपना स्पेस बहुत कम रखा है। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज कि लिमिटेड पढ़ा के और लिमिटेड स्पेस रखा है बीच में। तो इससे क्या होगा, बच्चे ने फर्स्ट टाइम का पढ़ना शुरू किया, 25 से लेकर 27 तक उसने अपनी मेडिवल कंप्लीट करी, 28 को टेस्ट देने से पहले उसने एक बार रिवाइज किया, ओके। एंड उसके बाद देखो फर्स्ट रिवीजन तो यही होगी आपकी, सेकंड रिवीजन उसने कब करी, जब उसने फुल टेस्ट दिया पूरा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का फोर्थ को, मतलब थर्ड को वो क्या कर रहा था, वो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को रिवाइज कर रहा था, और फिर फोर्थ को वापस से रिवाइज करके उसने एग्जाम दिया, उसने टेस्ट दिया। यहीं पे आपके 2 से 3 बार रिवीजन हो गई, क्योंकि आपने जो ऑफकोर्स जैसे आपने 24 को कुछ पढ़ा तो आप 25 को भी उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपसे खुद से सेट नहीं हो पा रहा, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको यूज़ कर सकते हो, और अपने आगे स्टडी डेस्क पे लगा लो कि भाई मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी ऐप से पढ़ाई करूँगा, ओके। सेकेंडली जो आपके टारगेट है वो सेट होने बहुत ज़रूरी है। टारगेट कैसे सेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ तो आपके लिए एक टाइम टेबल बना रखा है, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो कि अच्छा आज अगर मैं एंशिएंट पढ़ने वाला हूँ तो मैं ये और ये टॉपिक आज की डेट में पढ़ाई करूँगा, और जो मेरा सेकंड स्लॉट रहेगा इसमें मैं रिवीजन करूँगा, और जो मेरा थर्ड स्लॉट रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। सो आपका दिन जो है वो कैसे जाना चाहिए, आपका दिन कुछ इस तरीके से जाना चाहिए कि आज मैं अपने जो काम है उसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। अगर मैं फर्स्ट आवर में पढ़ रहा हूँ, सेकंड आवर में मैं रिवाइज करूँगा, थर्ड आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। तो फर्स्ट आवर में आपने अपना एंशिएंट के 3 टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल कवर करे, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं, आपको पता है कौन से टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ना है, वो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू देख लिया, तो आपने वो पढ़ाई करी। फिर आपने जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और उसके बाद आपने ये जो आज टॉपिक पढ़ा था इसके जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपका जो टाइम है कुछ इस तरीके से ही डिवाइड होना चाहिए डे में। दिस इज द वे यू विल बी स्टडिंग, ओके। आई होप मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आप आज की डेट में खुद इक्विप हो चुके हो कि एग्जैक्टली एक टॉपर कैसे पढ़ता है। आई हैव डिस्कस्ड माई स्टडी पैटर्न विद यू। आई होप दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो इन केस इट रियली हेल्प्ड यू, एंड प्लीज लीव अ कमेंट इन केस यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इंग्लिश के लिए भी सेम टाइप की एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है। इफ़ यू वांट दैट आई विल डू द सेम फॉर यू, ओके। सो आपको समझ आ गया किस तरीके से आपकी डेली शेड्यूल होना चाहिए, कैसे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बुक्स कौन सी पढ़नी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन लीव डाउन द कमेंट, आई विल श्योरली लुक इनटू इट एंड रिस्पॉन्ड बैक टू यू। और इन केस आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको टॉपिक्स चूज नहीं करने हैं, यू डोंट वांट कि आप उस बुक्स में से स्किम थ्रू करें क्या इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट द GS बैच, जहाँ पे आपके 20 मार्क्स भी नहीं आते। आई एश्योर यू 40+ मार्क्स तो आपके बहुत आराम से आ सकते, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स जो लास्ट के 1 मंथ की प्रेपरेशन, जो कि क्रैश कोर्स के बच्चे होते हैं, वो अगर इतने मार्क्स ला पा रहे हैं, तो आप बीइंग अ पर्सन जो 2 महीने पहले ज्वाइन कर रहा है, आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल फॉर यू। इन case you want to see कि what have been our results, so you can go and check on Instagram पे हमारे results जो हैं CDS 1 2022, CDS 2 2021, so सारे
सारे इस तरीके से अवेलेबल हैं, जाके चेक कर लेना. यू विल गेट टू नो हाउ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग स्मार्ट बाय स्टडिंग लिमिटेड, डूइंग मैक्सिमम रिविजन एंड स्टडिंग द एग्जामिनेशन बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड मेकिंग श्योर कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो पे ध्यान दे. इस बैच के थ्रू यू विल ऑल्सो गेट वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, दैट इज मोटिवेशन. आई नो आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती, ठीक है, जिनको रोज़ ऐसे लगता है अरे आज तो पढ़ने का मन नहीं है. तो क्या होगा, इस ग्रुप के थ्रू जब आप देखेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्ट में उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब लोग सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, सो क्या होता है, इस ग्रुप के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हम भी इस ग्रुप में एडेड है, वी ऑल्सो हेल्प यू आउट. So this is going to help you to motivate as well, plus this will also help you to understand कि क्या इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपको कोई एनसीईआरटी, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसमें प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज्ड करे हुए हैं और उसके बेसिस पे ही कंटेंट डेवलप किया हुआ है. आपको सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं और क्वेश्चन है वो मिलेगा, सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ऐसी कोई भी यूजलेस चीज़ जो कि इन स्टैंडर्ड बुक्स में है और आपकी यूटिलिटी की नहीं है वो कवर्ड नहीं है. कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन येस, नोट्स बनाएंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, ठीक है. बुक्स रीड करने की जरूरत नहीं है, किसी और के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. नोट्स कैसे बनाएंगे, सिर्फ आखिरी दिनों में बनाएंगे जब मैं बोलूंगी, मतलब इन द कोर्स ओनली आई विल टेल यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स नाउ. सो ड्यूरिंग दैट टाइम मेक श्योर दैट यू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स. पूरे रेलेवेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है इस कोर्स के अंदर. आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इस कोर्स में आपको सब कुछ मतलब सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, जो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी पढ़ाई जा रही है. आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनीथिंग बेटर देन दिस. ऑल्सो द सीट्स आर लिमिटेड इन दिस एंड द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 24th of June. You can join it ASAP. Once the seats are over, we will not be taking any more students. Plus 50 जो सीट्स हैं, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट 50 कूपन कोड यूज़ करके ये अवेलेबल होगा, उनको डायरेक्टली 500 ऑफ मिलेगा. सो एनीबडी हु विशेस टू जॉइन द कोर्स, यू कैन जॉइन इट राइट अवे बाय यूजिंग द फर्स्ट 50 कूपन बिफोर दीज फर्स्ट 50 सीट्स गेट ओवर. एंड आपको फिर ये कूपन नहीं मिलेगा, यू हैव टू टेक इट ऑन द फुल प्राइस ओनली. I hope that this video had been very, very useful for you. Make sure that you like the video and share it with your friends. All the best, guys. Keep working smart. This is all I say every time I meet you on YouTube.